तो बेटा हम लोग अभी शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, आप लोगों ने जो है मतलब कुछ चीजें हो सकता देखी भी हूं, लेकिन हाँ मुझे इतना पक्का पता है कि सारी चीजें जो है आपने पक्का नहीं पढ़ी होंगी, कुछ ना कुछ यहाँ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। अगर आपने पिछली बार 11th के लेक्चर सिस्टमैटिक नहीं देखे हैं तो आप आराम से यहीं पढ़ते रहिए, है ना। जिसने 11th के लेक्चर सारे देखे होंगे उनको मैं ऑप्शन दे दूंगा खुद ही 1-2 दिन के अंदर, मुझे बात कर लेना। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कुछ ऐसा दिखता है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसी को अगर इक्वल टू 0 लगा के लिख दिया जाए तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप सभी जानते हैं। ये ABC कोई भी कॉन्स्टेंट्स है। बेटा इसके बारे में आपने कुछ थोड़ी सी चीजें देखी होंगी, इतनी बातें पढ़ी होंगी पहले भी शायद, कि अगर ये सोल्व नहीं हो, इसका चाहे सोल्व कैसे करते थे बेटा, आपसे बोला जाए इसके रूट्स बता दो तो आप कैसे करते थे अभी तक। आप बेटा इसको फैक्टराइज करते थे, फिर हर एक फैक्टर को बेटा आप इक्वल टू 0 करवाते थे, x की वैल्यूज आ जाती थी। क्लियर है? तो ये हमारे रूट्स हो गए 2 और 3। बेटा कई बार ऐसे भी आपने देखा होगा जब आपसे फैक्टराइज नहीं हो पाया होगा। मान लीजिए मैंने बोला फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लीजिए बेटा ये आ गया। अब हमें तो बेटा फैक्टराइज करना पड़ता है, लेकिन हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते थे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना हमारे पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप जानते हैं a का मतलब इसका कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, और बेटा c का मतलब कांस्टेंट टर्म। यहां जब आप लिखेंगे तो -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4ac करोगे इतना आ रहा है, तो -5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2। बेटा ये वैल्यू आ गई है ना, यहाँ एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस, तो x की 2 वैल्यू हो जाएंगी, एक हो गई ये और बेटा दूसरी हो गई ये दोनों हमारे रूट्स हो गए। तो इतना भी आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा बेटा कि अगर हमारे पास जो है रूट्स ये ऐसे, अगर हमारे पास जब हम फैक्टर करके रूट नहीं निकाल पाते थे तो हम इस तरह से रूट्स लेकर के आते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा यहाँ तक? इतना तो बेटा आपने जो है देख रखा होगा ना शायद पहले थोड़ा सा, जिसने नहीं देखा होगा आप नोट कर लीजिए बेटा, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब सभी लिख लेंगे तो मुझे बता देना बेटा। लिख लिया बेटा सभी ने?
यस सर। ओके, यस सर। चलिए मैं आगे चलता हूँ। बेटा अब जब हमने देखा कि भैया रूट जो होता है, मान लीजिए ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो पार्ट है इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है। तो बेटा आपको पता है ना, कोई भी एक स्क्वायर रूट हो उसके अंदर जो इनपुट जाता है वो क्या होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कभी नेगेटिव इनपुट नहीं दे सकते ना बेटा। और बेटा रूट की जो वैल्यू होती है वो भी हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है, और स्क्वायर रूट के अंदर का इनपुट भी 0 या 0 से बड़ा लिया जाता है। ये फिक्स बात है ना, वरना वैलिड नहीं होता। अब दूसरी बात, आपको थोड़ा ये भी अंदाजा होगा बेटा कि माइनस या नहीं हो तो यहाँ देख लें आपसे, कभी -1 के रूट आ जाए आपके पास तो उसको बेटा आयोटा लिखते हैं। ये हमारे सिलेबस में डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम देखेंगे कि रूट के अंदर -1 आ जाए तो उसे हम आयोटा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए -4 का रूट आ जाए या फिर 4 का रूट आए, तो बेटा 4 का रूट तो फिक्स है, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट। मगर -4 का कभी निगेटिव नंबर का रूट आ जाए तो आप उसको -1 का रूट अलग कर देना और बेटा 4 का रूट अलग कर देना। सही है, इसको लिख देना आयोटा और इसकी अपनी अपनी कोई वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव के रूट। तो समझ गए बेटा नेगेटिव के रूट को कैसे हैंडल करना है, कि -1 का रूट अलग कर देना, बचे हुए पॉजिटिव नंबर का रूट अलग कर देना, और -1 के रूट को बेटा आप आयोटा लिख देना। क्लियर है? यस। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर बेटा एक दिक्कत आएगी, आपको पता है कि नेगेटिव का जो रूट होता है वो कोई रियल नंबर नहीं देता है ना। तो ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए ना बेटा। एक अच्छा रूट आने के लिए, अच्छी वैल्यू आने के लिए x की वैल्यू जो है एक अच्छी आ जाएगी, मतलब रियल वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कभी भी लेस देन 0 आ गया, ये कभी भी लेस देन 0 आ गया जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एक रियल वैल्यू बाहर रूट के निकल के नहीं आ पाएगी, क्योंकि नेगेटिव का जो रूट लिया जाता है स्क्वायर रूट, वो रियल नंबर नहीं आता, वो आयोटा की टर्म में आता है। आयोटा मतलब इमेजिनरी। तो मतलब ये हो गया कि भैया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ तो ये रियल वैल्यू नहीं दे पाएगा ये रूट, मतलब x की वैल्यू कोई रियल नहीं आ पाएगी, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, या हम बोल सकते हैं बेटा कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। बात समझ में आ गई, कोई भी रियल रूट्स नहीं आ पाएंगे। अच्छा, अगर रूट्स के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई बेटा पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो एक बार मान लो रूट 4 आ गया मान लो, तो बेटा 4 का रूट लिया 2 हो गया, एक बार यहाँ प्लस साइन लेंगे, एक बार यहाँ माइनस साइन लेंगे रूट के बाहर जो लगा हुआ है, तो दो अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगे x की। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो तो हमारे क्या कैसे रूट होंगे इसके, x की वैल्यूज कैसी होंगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर बेटा हमारे पास ये 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, ये 0 हो जाए तो बेटा रूट के अंदर 0 आ गया तो रूट की वैल्यू 0। अब चाहे प्लस लू या माइनस लू, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, प्लस 0 भी माइनस 0 भी, तो मतलब दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल हो गए, लेकिन हाँ हुए रियल। तो मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो आप समझ गए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ता है रियल रूट्स के लिए, और लेस देन 0 है तो नॉन रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ये शायद आपने पहले देखा भी होगा। इसका बेटा नाम क्या रख रखा है हम लोगों ने, डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी भी उसको बोल सकते हैं। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे।
अगर बेटा इस d की वैल्यू 0 है तो दोनों इक्वल और रियल रूट होंगे, अगर d लेस देन 0 है तो रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बेटा इसमें जो है हमारे पास अब मैं बात करता हूं ग्राफ की, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला की तरह होता है, इसका ध्यान रखें। क्वाड्रेटिक का ग्राफ मतलब पैराबोला, और दो ही तरीके का होता है, या तो ऊपर को ओपन होगा या फिर बेटा नीचे को ओपन होगा। जब भी x में कोई क्वाड्रेटिक लिखी हो, या तो ऊपर को ओपन पैराबोला होगा या फिर बेटा नीचे को ओपन पैराबोला होगा, और कुछ भी कभी और नहीं हो सकता। और देखिए तो, और ये किस पे डिपेंड करता है वो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि ऊपर को ओपन होगा या नीचे को। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो बेटा ऊपर को ओपन वाला पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक के ग्राफ में। अगर बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो तो नीचे को ओपन वाला पैराबोला बनता है बेटा। इसको आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब आगे देखें। और अब ए पे तो डिपेंड किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड किया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर को ओपन होगा या फिर नीचे को ओपन होगा। अब दूसरा डिपेंड करता है बेटे डी पे। भाई डी, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव रहा होगा या फिर जीरो रहा होगा या फिर नेगेटिव रहा होगा। सही बात है? इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव रहा होगा या जीरो रहा होगा या फिर वो लेस देन जीरो रहा होगा। अब हमें देखना क्या है वो सुनिए बेटा। अगर
अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है वो सुनिए बेटा। जहां कोई भी ग्राफ, हमारी इक्वेशन का कोई भी ग्राफ जहां एक्स एक्सेस को कट मारता है, उन्हीं पॉइंट्स को हम रूट बोलते हैं। मान लीजिए किसी ने अल्फा और बीटा पर कट मारा एक्स एक्सेस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो अल्फा और बीटा हमारे रूट्स कहलाएंगे। सही है। मतलब जहां एक्स एक्सेस को ग्राफ मिलता है वही हमारे रूट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास अगर कुछ ऐसा आया, जैसे ये रहा हमारे पास एक्स, मान लीजिए ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और बेटा मान लीजिए कि हमारे पास जो है कुछ ये इसका ग्राफ है। तो मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं अगर इसको बना रहा हूं, मान लो ये है वाई एक्सिस, ये ऐसे निकल के चला गया ग्राफ। ये मान लो यहाँ कट किया बेटा 2 पे, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा था मान लीजिए। तो बेटा अगर मान लीजिए ये 2 और 4 पे कट किया इस ग्राफ ने एक्स एक्सेस को, तो इसके जो रूट्स होंगे, जिसका ये ग्राफ था, जिस जिस इक्वेशन का, उसके रूट्स होंगे बेटा 2 एंड 4। समझ गए रूट्स कहाँ होते हैं? कोई भी इक्वेशन का ग्राफ जहां जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सेस को कट करता है, एक्स की वो वैल्यूज हमारा रूट कहलाती है बेटा। ठीक है। अब देखें आगे। अब जैसे मैंने बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ नॉर्मली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक ए पर और एक डी पर, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर और बेटा डिस्क्रिमिनेंट पर उस क्वाड्रेटिक के। तो ए बताता है कि ऊपर को ओपन ग्राफ होगा या नीचे को ओपन ग्राफ होगा। ए इक्वल टू जीरो के, ए ग्रेटर देन जीरो है तो उसके सामने सारे ग्राफ ऊपर को ओपन बनेंगे। ए लेस देन जीरो है तो उसके सामने सारे ग्राफ बेटा ऐसे लेस देन जीरो बनेंगे। क्लियर है? और देखिए बेटा हमारे पास जो है, अगर मैं d ग्रेटर देन जीरो के सामने ग्राफ बनाऊं, तो d ग्रेटर देन जीरो का मतलब है दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इसका मतलब हुआ कि x एक्सेस को बेटा दो जगह मिल रहा होगा ये ग्राफ, क्योंकि x एक्सेस को जितनी जगह मिलता है उतने रूट हो जाते हैं। दो जगह मिल रहा होगा तभी तो दो रूट्स होते हैं d ग्रेटर देन जीरो पे। अच्छा, d इक्वल टू जीरो पर कितने रूट्स होते हैं बेटा? d इक्वल टू जीरो पर कितने रूट्स होते हैं? दो होते हैं परसेंट, हैं? दो होते हैं सेम, इक्वल, हाँ मतलब सेम हो कट जाते हैं, करे। सेम हो जाते हैं दोनों रूट। तो सेम हो गए तो वो एक ही समझा जाएगा, है ना बेटा? दो रूट है, पहले रूट की वैल्यू भी 2 है, दूसरे रूट की वैल्यू भी 2 है, तो फाइनली तो एक ही रूट हुआ ना 2, है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि d ग्रेटर देन जीरो पर एक ही रूट आता है ना? या ये कह सकते हो दोनों एक, दोनों रूट सेम हो जाते हैं, ये भी कह सकते हो। एक ही जगह पे, मतलब सेम जगह पे मिलता है एक्स एक्सेस को, मतलब एक ही जगह पे मिलेगा एक्स एक्सेस को हमारा ग्राफ, अगर d इक्वल टू जीरो है तो, क्योंकि एक ही रूट आता है ना बेटा, अल्फा और बीटा सेम हो जाते हैं, दोनों सेम जगह पे कट मारता है। मतलब अगर d ग्रेटर देन जीरो हो क्वाड्रेटिक का, तो एक्स एक्सेस को दो जगह कट मारेगा ग्राफ। अगर d इक्वल टू जीरो हो तो बेटा एक्स एक्सेस को एक जगह पर ही मिलेगा ग्राफ। अगर d लेस देन जीरो हो, याद है बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलता, नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट हमें नहीं मिलता तो बेटा एक्स एक्सेस को मिलेगा जहां, वहां तो रूट हो जाएगा, तो मतलब इसे एक्स एक्सेस को मिलना ही नहीं चाहिए, एक्स एक्सेस से दूर दूर रहना चाहिए, एक्स एक्सेस से दूर दूर रहना चाहिए ताकि ये रूट ही ना मिले। देखो एक्स एक्सेस से दूर है, क्योंकि एक्स को जहां मिल जाता है ये ग्राफ वही रूट हो जाता है, एक्स एक्सेस को जहां मिल जाता है ये ग्राफ वही रूट हो जाता है। सही बात है बेटा? तो एक्स एक्सेस को ये मिला ही नहीं, मतलब क्योंकि रूट कोई था ही नहीं रियल रूट। तो बेटा जब भी कभी क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने हो बेसिक, तो a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है? मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a और डिस्क्रिमिनेंट d पर, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएगा कि ऊपर को ओपन होगा या नीचे को ओपन होगा ग्राफ, और d बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि एक्स एक्सेस को कितनी जगह पे कट मारना है। ठीक है? तो इनको बना लीजिए बेटा।
बेटा समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ओके। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके, आगे चलते हैं, है ना। देखिए बेटा, हम लोग अगर और थोड़ा सा आगे चलें तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे अभी तक हम ये पढ़ते थे कि जब हमारे पास जैसे x की वैल्यू ये आ गई किसी भी क्वाड्रेटिक में, तो हम देखते थे कि अगर हमारे पास जो d है, इसको डिस्क्रिमिनेंट d बोल सकते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो d है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 है तो क्या होगा,
या वो लेस देन 0 है तो क्या होगा। हमने अभी सिर्फ इतना देखा। मैं अब और डिटेल में जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं कितनी डिटेल में, कि अगर डी पॉजिटिव हो जाए तो उसमें भी परफेक्ट स्क्वायर वाली बात आनी चाहिए। अगर डी ग्रेटर देन 0 एंड ए बी सी आर रैशनल कोफिशिएंट्स, then if d is perfect square, मैं अभी समझाने वाला हूं इस बात को, फिर से अभी लिख लो एक बार। if d is perfect square then roots will be rational। बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, अब रूट जो है वो तो ये है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अगर ए बी सी जो है अगर बेटा वो रैशनल हो तो ये और ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ए और बी हो जाएगा रैशनल। और बेटा डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आया। बेटा रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट बाहर निकाल के क्या देगा, एक अच्छी सी वैल्यू निकाल के देगा, एक इंटीजर देगा या रैशनल नंबर बाहर निकाल के देगा। अगर ये कोफिशिएंट ए और बी वगैरह भी रैशनल हुए तो बी रैशनल, रूट दे रहा है एक रैशनल वैल्यू, नीचे वाला ए रैशनल, तो रैशनल को प्लस माइनस करके या डिवाइड करके क्या आता है, हमेशा रैशनल आता है। तो फाइनली जो हमारा रूट होगा, जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, रैशनल हो जाएगी। तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो एंड हमारे ए बी सी रैशनल हो कोफिशिएंट्स सारे इस क्वाड्रेटिक के, तब हम बोलते हैं कि हमारे रूट्स रैशनल होंगे। ध्यान रखना, कुछ जल्दबाजी में ऐसा लिख सकती है कुछ बुक्स कि इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रैशनल। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। वो कभी करेक्ट होगा, कभी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बेटा बात ऐसी है कि सिर्फ डी के परफेक्ट स्क्वायर हो जाने से कोई किसी के रूट्स रैशनल नहीं हो जाते, क्योंकि रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट तो डी तो सिर्फ इस स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालने का काम करता है, ए और बी भी तो बाहर बचे हुए हैं। मान लीजिए इस रूट ने, मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर रूट ने एक अच्छी सी वैल्यू बाहर निकाल के दे दी, उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी जो है ये इरैशनल हुए हों, तो फाइनली ये क्या बच जाएगा, इरैशनल बच जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है √2 प्लस या √2x स्क्वायर प्लस √5x और फिर हो गया बेटा यहां मैं लिख देता हूं बेटा 3 और यहां हम लोग लिख लेते हैं फिर से √2। मान लीजिए बेटा ये है, ये एक क्वाड्रेटिक है। अब इसका डी कितना आ रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, लेकिन अगर मैं इसके रूट्स निकालने जाऊंगा तो कितना आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स आर बेटा इसमें ये बचा हुआ है ना, नीचे √2 बच गया, तो मतलब इरैशनल हो गया। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट के रैशनल, डिस्क्रिमिनेंट के परफेक्ट स्क्वायर होते हुए भी हमारा रूट इरैशनल हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि भैया
ये रैशनल और इरेशनल सिर्फ डी के परफेक्ट स्क्वायर होने पर डिपेंड नहीं करता, साथ में एबीसी भी रैशनल होने चाहिए। हमारा यहाँ ए इरेशनल हो गया था, इसलिए इसने रूट बचा दिया, मतलब हमारे रूट को इरेशनल कर दिया। तो समझ गए कि हमारा अगर हमें रूट्स रैशनल चाहिए तो हमारे कोफिशिएंट्स जो है एबीसी वो भी रैशनल होने चाहिए और हमारा डी भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? कि कई बार क्वेश्चन ऐसा देता है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, और उसमें लिख देता है यही वाली लाइन कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो दोनों रूट्स रैशनल होते हैं। तो नहीं बेटा, ये गलत बात है। इसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि हमारे कोफिशिएंट्स ए बी सी भी रैशनल हैं, तभी रूट को हम रैशनल बोल पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लेंगे तो बताना बेटा, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो ये मैंने बताया आपको कि रैशनल रूट कब बोलना है आपको। लिख लिया बेटा? यस सर। ओके। चलिए देखते हैं अब आगे बेटा। तो हम समझ गए कि डी परफेक्ट स्क्वायर और सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हो तब हम बोलते हैं रूट्स आर रैशनल, है ना? अब और आगे देखते हैं। तो अगर अगर रूट्स इरेशनल हुए, ध्यान रखना कि अगर इफ ए बी सी आर रैशनल and D is irrational, sorry, D is not perfect square, D is not perfect square, then बेटा रूट्स इरेशनल होंगे लेकिन उनमें भी एक बड़ा अच्छा सा एक लिंक होगा, है ना? देखिएगा, देखिए अगर हमारे पास बेटा ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देखिए सारे रूट्स क्या है, सारे कोफिशिएंट रैशनल है एबीसी। डी क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट्स क्या हो गए? माइनस बी प्लस माइनस रूट 21/2। मैं अगर अलग अलग देखूं तो एक रूट में बेटा यहां प्लस साइन ले लूंगा,
एक रूट में बेटा यहाँ माइनस साइन ले लूंगा बीच में, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब एक बात बताइए, क्या इन दोनों में कोई रिश्ता दिख रहा है, दोनों इरेशनल रूट्स में? ऐसा दिख रहा है कि ये एक दूसरे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है एक दूसरे के? यस। सही बात है नहीं? तो इसका मतलब मैं क्या यस। बोल सकता हूं कि अगर एबीसी रैशनल हो और डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन रूट्स आर इरेशनल एंड conjugate of each other। क्लियर है भैया? अब यस कोई सर। कोई अगर आपसे ऐसा स्टेटमेंट बोले ना कि इफ रूट्स आर इरेशनल इन एनी क्वाड्रेटिक, then both roots will be conjugate of each other। अगर कोई ऐसी बात बोले तो बेटा इसे काट देना ऐसे, क्योंकि सिर्फ इरेशनल रूट होने से ही वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं हो जाते, इरेशनल रूट होने चाहिए और साथ में जो कोफिशिएंट है एबीसी वो रैशनल होने चाहिए। यहां एबीसी रैशनल थे, वरना गड़बड़ हो सकती है। सही है बेटा, वरना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर देखिए अभी तो क्या था बेटा, अगर ये रैशनल थे एबीसी, तो ये जो रूट बना रहा था रूट 21, ये सिर्फ किससे बन रहा था? इस वाले कॉर्नर से। तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, दो रूट हो गए। लेकिन अगर एबीसी में से भी कोई स्क्वायर रूट होगा तो बेटा मान लो यहां स्क्वायर रूट आ गया, सही बात है नहीं? तो अब कॉन्जुगेट, तो ये बताओ कौन से वाले का साइन चेंज करोगे, है ना बेटा? यहां अगर रूट आ गया तो इसके आगे का आप तो साइन चेंज करोगे ना फिर कॉन्जुगेट बनाने के लिए। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके आगे प्लस माइनस लगा के चेंज करें, इसके आगे प्लस माइनस लगा के चेंज करें, कॉन्जुगेट किसके हिसाब से लाएं। तो इसलिए उस केस में आप कॉन्जुगेट रूट्स को नहीं बोल पाएंगे। तो ध्यान रखना, जब एबीसी रैशनल हो और तब इरेशनल रूट आए तो ही वो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। ये नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया बेटा ये? यस सर। ओके Sir, 1 minute. ओके। मतलब रूट्स का रैशनल होना डी के परफेक्ट स्क्वायर होने पे, वो भी एबीसी रैशनल होंगे तब होगा। दूसरी बात, रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, वो भी तभी बोलना है। इरेशनल रूट के केस में रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, वो भी तभी बोलना है जब ये एबीसी रैशनल हो कोफिशिएंट्स।
लिख लिया बेटा? हेलो, यस सर। ओके। तो अब देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इनका यूज कहाँ होता है इस कॉन्सेप्ट का, वो ऐसे होता है। मान लीजिए मैं कभी क्वेश्चन दूं, मैंने बोला कि इफ 1 + √2 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट्स, देन अदर रूट क्या होगा? तो आप क्या बोल सकते हैं कि 1 - √2 होगा अदर रूट। बस इसका कॉन्जुगेट ही तो चाहिए था। इसका कॉन्जुगेट मतलब रूट के आगे का साइन चेंज कर दे। लेकिन ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट बात, कि यहां रैशनल कोफिशिएंट बोला था उस क्वाड्रेटिक वाले ने। अगर कोई ऐसे बोलता ना, कोई ऐसा क्वेश्चन देता कि इफ 1 + √2 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अदर रूट विल बी, तो बेटा यहां हम लिख देते कि मतलब नन ऑफ दीज, या बोलोगे डेटा इनसफिशियंट है, मतलब हम आंसर नहीं बता सकते, हम दूसरा रूट नहीं बता सकते। तो बेटा मैं यह समझाना चाह रहा था वो आप समझ पा रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि एक रूट दिया है समथिंग प्लस इरेशनल दिया है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा ही दूसरा रूट होगा, नहीं। जब उसके जो कोफिशिएंट हैं उस क्वाड्रेटिक के, उनको रैशनल बोला जाए, सिर्फ तभी होगा ऐसा कि इरेशनल वाले का कॉन्जुगेट दूसरा रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। नोट कीजिए। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, हो सकता है आज जैसे पहली क्लास है कुछ लोगों की, और वो लोग जो को एकदम लग रहा हो पता नहीं क्या चल रहा है, टफ लग रहा है। देखिए मैं यहाँ बेटा आसान नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि मतलब आप यहाँ मजा आता चला जाए बेटा, एकदम आसान आसान पढ़ाता चला जाऊँ और आप एग्जाम में बैठे हैं वहां पे जाके फेल हो जाए, वहां पे टफ लगे क्वेश्चन। मैं आपको एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा जो आता है। टफ लगना होगा तो अभी से लगना शुरू होगा। आपको टफ लग रहा है मुझसे 4 बार पूछिए, आप मुझे बीच में रोक के पूछिए। यहाँ हिचकिचा रहे हैं आप मुझसे फ़ोन करके पूछिए कि सर उस लेक्चर में ऐसा हुआ था, मुझे बताइए यहाँ ये ऐसा आपने क्यों बताया था। जब ये थोड़ा सा जो है पेंडेमिक सही हो जाएगा, यहाँ आने शुरू हो जाएंगे आप मुझसे, फिर से भले ही मुझसे बैठ के चैप्टर पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आसान नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं अभी आसान पढ़ाऊंगा वो आपके फ्यूचर के साथ धोखा होगा, है ना। अभी तो मजे आएंगे लेकिन बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आपको किसी को टफ लग रहा है ना, तो डरना मत, पढ़ाई से भागना मत, हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। जहां डाउट हो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के पास नंबर ना हो तो नोट कर लीजिए बेटा, 7465055092। ठीक है बेटा, आप आराम से जो है मुझसे फ़ोन करके भी डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से मत भागना। मतलब ऐसे मत सोचना कि सर ने टफ पढ़ाया समझ में नहीं आया तो आप पढ़ना बंद कर दें। ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए बेटा। नोट कीजिए।
लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। देखते हैं बेटा और आगे। तो समझ गए बेटा क्या कॉन्सेप्ट है कि कब हमें एक रूट देने पर, इर्रेशनल रूट देने पर तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट बता सकते हैं तुरंत। समझ गए? देखिए अब मैं बात करता हूं बेटा इमेजिनरी रूट्स के बारे में थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास d अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी बोलो या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मैंने इसके रूट्स निकालने की कोशिश की लेकिन बेटा नहीं निकल पा रहे, तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो यहाँ आ गया -1 प्लस माइनस √1 - 4 इंटू ऐसे आ गया है ना, अपॉन 2a। वो नॉर्मल -b प्लस माइनस वही वाला फॉर्मूला, प्लस माइनस √b² - 4ac। तो ये आ गया बेटा कुछ ऐसा। बेटा नेगेटिव रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब अब रियल वैल्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि डी नेगेटिव आ चुका है। बेटा मैंने बोला था कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव आए तो उसे कैसे हैंडल करें। -1 के रूट को अलग कर दें, पॉजिटिव वाले के रूट को अलग कर दें और इसको आयोटा लिख दें। तो ये कितना हो गया बेटा? √3 इंटू आयोटा, जहां आयोटा लगने का मतलब ही इमेजिनरी है। इमेजिनरी की शॉर्ट फॉर्म ही आयोटा है। ठीक है बेटा? तो ये इसके रूट्स आ गए। तो एक रूट हो गया ये, और बेटा दूसरा रूट हो गया हमारे पास ये, बस प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो कैसा दिख रहा है? ये भी तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिख रहे हैं क्योंकि आयोटा के आगे साइन चेंज करके ही कॉन्जुगेट बन जाता है इमेजिनरी नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सही है? तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा बेटा कि जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे, मतलब बस प्लस और माइनस का इसमें अंतर रहेगा दोनों में। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट हो गया कि इमेजिनरी रूट्स आर conjugate of each other। ठीक है बेटा? इमेजिनरी रूट्स आर conjugate of each other। सर ऐसा हमेशा होगा? ये हमेशा होगा, क्योंकि यहाँ बेटा रूट का चक्कर नहीं है ना। आप इसे रूट मत देखो, √3 मत देखो, इसको आयोटा के हिसाब से सोचो। रूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर एक रूट मान लो 3 + 2 आयोटा हो गया तो दूसरा रूट पक्का है कि 3 - 2 आयोटा हो जाएगा, बस आयोटा के आगे साइन चेंज हो जाएगा। कुछ और नहीं सोचना इसमें, रैशनल कुछ नहीं सोचना। एक रूट अगर इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बस आयोटा के आगे का साइन चेंज कर दो तो दूसरा रूट बन जाएगा। ये कभी चेंज नहीं होगा। इसमें रैशनल कुछ नहीं सोचना है आपको। सर इसमें ABC रियल भी तो होते हैं। नहीं, ABC रियल तो होंगे ही होंगे बेटा, उसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ABC आर रियल, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे बेटा ABC तो रियल होंगे, रैशनल इरेशनल का नहीं सोचना, बस ABC आर रियल होने चाहिए। ये रियल नहीं हुए तो हो सकता है कोई दूसरा अपना आयोटा दे दे, जैसे वहां दूसरों ने रूट दे दिया था। कोई दिक्कत है इसमें? नोट कीजिए बेटा, इमेजिनरी नंबर्स आर ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर।
सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे जो आपने कंडीशन लिखी है कि इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो अगर ये क्वेश्चन में आता है तो मतलब कोएफिशिएंट्स आर रियल होना वहाँ पे लिखना जरूरी बिल्कुल है या फिर नहीं? बिल्कुल 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 यहाँ होना चाहिए। फॉर क्वाड्रेटिक विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये लिखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस रियल होने चाहिए कोफिशिएंट्स, रैशनल इरेशनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे इरेशनल रूट को कॉन्जुगेट एक दूसरे का बनाने के लिए कोफिशिएंट्स एबीसी रैशनल होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ इमेजिनरी रूट के एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने के लिए कोफिशिएंट्स हमेशा रियल होने चाहिए। ठीक है। बात समझ रहे हैं बेटा? यस सर। तो जिन लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा था, या मान लो खुद से एनसीईआरटी वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्या उनको ये फील हो रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें? अरे कोई दो चार जो भी नए बच्चे हैं उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो बेटा देखिए, आज वैसे भी पहली क्लास है, तो आज जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि फिर मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा और कोई नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक का, तो बेटा वो फिर लंबा खिंच जाएगा, है ना, 10-20 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करता हूँ आगे, है ना, क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने। ठीक है, थैंक यू। थैंक